जय हिंद। स्वागत है आप सभी का टॉपिंग्स.लाइव के इस नए एपिसोड में, जहां एक और देश में हल्ला मच रहा है, देश की राजधानी में किसान आंदोलन पर उतर आए, वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड में हमारे सीएम साहब पहुंचे 2 दिन की यात्रा करते हुए पौड़ी, और पौड़ी में उन्होंने एक थीम पार्क का उद्घाटन किया। थीम पार्क भी कुछ ऐसा वैसा नहीं, लाइट शोज, म्यूजिक, इन सब के साथ बना हुआ थीम पार्क। अगर आप में से कोई कभी पौड़ी गया हो तो कंडोलिया मैदान वो जरूर गया होगा, कंडोलिया पार्क जरूर गया होगा। जी हां, अब आपका कंडोलिया पार्क कुछ ऐसा दिखाई देगा। अच्छी फोटोग्राफ्स हैं और अच्छा पार्क है। ये वाली फोटोग्राफ, ये फोटोग्राफ्स, ये और ये भी। जी हां, ये वाली फोटोग्राफ्स कंडोलिया पार्क की नहीं है, लेकिन जहां पर स्मार्ट सिटी की बात हो रही है, उत्तराखंड के देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाने की, वहां पर ठीक आईएसबीटी से जब आप रिस्पना पुल की तरफ निकलते हैं तो उसके राइट हैंड साइड में एक डंपिंग यार्ड बना दिया गया है। डंपिंग यार्ड ऐसे ही नहीं बनाया गया है, डंपिंग यार्ड बहुत सोच समझ के बनाया गया है। पहले यह सोचा गया कि कौन सी जगह है जहां पे अपने कूड़े को डंप कर सकते हैं, पूरे देहरादून के कूड़े को डंप कर सकते हैं। उसके बाद छांटी गई वो जगह जहां पर लोग रहते हों। वहां पर एक पूरी कॉलोनी है जहां पर लोग पहले से बसे हुए हैं, और रोड की दूसरी तरफ भी एक कॉलोनी है जहां पर लोग बसे हुए हैं। 1 साल से ये लोग धरने पे धरना कर रहे हैं, लेकिन इनकी सुनवाई किसी के कान पे नहीं पहुंच रही है। तो एक तरफ तो थीम पार्क और एक तरफ कूड़ा पार्क। देहरादून में ट्रेंचिंग ग्राउंड्स की प्रॉब्लम अभी तक खत्म होती नजर नहीं आ रही है। पहली ट्रेंचिंग ग्राउंड हम लोगों ने आपको बताया था, जो सैनिक धाम है। सैनिक धाम पूरा का पूरा सैनिक धाम एक कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है, कितना बड़ा अभिशाप बन गया जब सैनिक धाम को कूड़े के ढेर के ऊपर बनाया गया। अब दूसरी बात आपके सामने लेके आ रहे हैं, ये जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं, ये पूरा कूड़े का जंगल है। ये ट्रेंचिंग ग्राउंड बना दिया गया था। इसके आसपास आप देख रहे होंगे घर बने हुए हैं। ये पूरी सोसाइटीज़ हैं, और सोसाइटी ना कहूँ क्योंकि सरकार जो है लोगों के रहने मात्र को सोसाइटी नहीं मानती है, लेकिन लोग तो रह ही रहे हैं। और इसके आसपास अगर आप पीछे देखें, देखिए पेट्रोल पंप है, और इसके पीछे स्कूल है, बलूनी स्कूल, और ठीक रोड के दूसरी साइड भी काफ़ी सारे निवास हैं। परंतु सरकार चेता नहीं रही है। शायद कोरोना का हल्ला मचाने वाले लोग और बीमारियों को अब बीमारी नहीं मान रहे हैं। कुछ बात करते हैं यहाँ के रहने वाले लोगों से, कुछ बात करते हैं उन लोगों से जो कि 1 या 1.5 साल से कोशिश में हैं, सड़कों पे बैठे हैं और चाहते हैं कि ये बीमारियों की जड़ यहाँ से खत्म हो सके। हमें डंपिंग जोन को तो 1 साल हो गया। हम नहीं, डंपिंग जोन को ज़्यादा है, अभी 1 साल हुआ। जो मतलब 1 साल से हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं, वैसे 3 साल हो गए इसको। डंपिंग जोन को बना इकट्ठा हुआ 3 साल हो गए, पर 1 साल से हम लगातार यहाँ पे धरना रख रहे हैं। आवाज़ें कुछ सुनाई हुई अभी तक? कोई सुनाई नहीं हुई यहाँ। तो अब पहले यहाँ पे हालात कुछ बिगड़े बदले, कुछ भी हुआ? सरकार सब लोगों को मोहल्लों में सारी इधर कारगिल में डेंगू हुआ, कुछ लोग मरे भी डेंगू से। अच्छा, तो मतलब प्रशासन को तो कोई फर्क ही नहीं है। अच्छा, आप लोग कितने लोग इस एरिया में रहते हैं? ये पीछे जो सोसाइटी है, क्या आप लोगों के घर भी उसी तरफ हैं? कम से कम हम लोग हैं 400 लोग परिवार तो रहते हैं इस एरिया में। 400 लोग इस परिवार इस एरिया में रहते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, ये पूरा कूड़ा हर जगह से उठा के यहाँ पे लाया जाता है। उसके बाद यहाँ पे ट्रैक्टर्स, ट्रॉलीज के थ्रू यहाँ से उठा के फिर इसको कहीं और विस्थापित किया जाता है। देहरादून में कहीं पर भी कूड़े की निकाय की कोई भी व्यवस्था नहीं है, कोई भी ऐसा ट्रेंचिंग जोन नहीं है जो उसको रिसाइकिल कर सके। बड़ी बड़ी बातें ज़रूर हो रही हैं स्मार्ट सिटी की, लेकिन स्मार्ट सिटी को बनाने के लिए लोगों की दुकानें, लोगों के घर तोड़ने के प्रस्ताव निकाल रहे हैं। हमारे साथ हैं बलविंदर सिंह नेगी जी, उत्तराखंड क्रांति दल डेमोक्रेटिक के अध्यक्ष। नेगी जी, क्या लगता है आपको, क्या होना चाहिए? क्योंकि सरकार अगर इस बात को सुन नहीं रही है तो आप लोगों की तरफ से भी खामोशी जो है इसमें नज़र आ रही है। देखिए, सरकार तो पूरी तरह से फेल हो चुकी है हर किसी में। सबसे बड़ी बात है, स्वास्थ्य विभाग मुख्यमंत्री के पास होने के साथ साथ बताओ बीमारियों को न्योता दिया जा रहा है। ये बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है, और जनता के साथ छलावा हो रहा है। जनता को बीमारी के लिए वो किया जा रहा है। जनता से आह्वान किया जाता है ऐसी सरकार को उखाड़ फेंके, और यदि जल्दी से जल्दी इसका निस्तारण नहीं हुआ तो सारी जनता रोड जाम करेगी। इसकी सारी जिम्मेवारी शासन प्रशासन की होगी। जरूर देखिएगा। अगर आप पौड़ी नहीं पहुंच पाए तो देहरादून का ये कूड़ा पार्क देखने जरूर जाइएगा।
तो कूड़ा देहरादून के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। रिस्पना नदी पूरा कूड़े से भरी हुई है, बिंदाल पूरा कूड़े से भरी हुई है, छोटे छोटे जो इनके आउटलेट्स थे जो आज सूख गए हैं वो भी कूड़ादान बन चुके हैं। तो स्मार्ट सिटी बने या ना बने, देहरादून की नदियां, देहरादून के कॉलोनीज और देहरादून के डंपिंग यार्ड्स कूड़ादान बने हुए आपको नजर आएंगे। और ये तब हो रहा है जब देहरादून में डेंगू की मार बहुत ही भीषण तरीके से पड़ी। काफी लोग डेंगू से बीमार हुए, कुछ लोगों की मृत्यु भी डेंगू से हुई। खैर, जब सरकार समझे, जब सरकार सुधरे तभी नया सवेरा, इस उम्मीद के साथ अब हम बात करते हैं किसान आंदोलन की। पहली बात तो यह है कि जब ये नया किसान कानून आया, ये जब नया संशोधन आया, इस संशोधन को एक्सेप्ट कर लेने के बाद सरकार किसानों को बोल रही है कि आओ मिलके बात करें। अरे भाई, क्यों बात करें, किस लिए बात करें और कौन सी बात करें? क्या कानून बनाते हुए इतने सारे दिग्गजों के दिमाग में कभी यह नहीं आया कि इन कानूनों से आपको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचेगा, किसानों को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचेगा? और अगर आया था तो ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि यह कानून मान लिया गया? इसीलिए तो आंदोलन हो रहा है, सड़कों पे लोग निकल रहे हैं, किसान ही नहीं और भी कई सारे लोग निकल रहे हैं। उसके बाद आंदोलन को करब करने के लिए एक और बात हुई जिसमें उन्होंने बोल दिया कि किसान के अलावा कोई और व्यक्ति अगर इस आंदोलन का हिस्सा बनता है तो उसे जेल में डाल दिया जाएगा। भाई ऐसा क्यों? क्या ये कानून आम आदमी को नुकसान नहीं पहुंचाता है? अगर आप देखें एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट जो करीब करीब 6 दशकों से ऊपर जिसको हो गए हैं बने हुए, वो ये आपको ताकत देता था, सरकार को ताकत देता था, गवर्नमेंट को ताकत देता था कि यदि कोई जमाखोरी कर रहा है तो वो आप उसे क्रब कर सकें, आप उसे पकड़ सकें। लेकिन अब जो चेंजेस हुए हैं उसमें कुछ अच्छाई भी हैं बिल्कुल, कि किसान को पूरे दाम नहीं मिलते थे, अब किसान को पूरे दाम मिल सकते हैं क्योंकि वो कहीं पे भी अपना ये राशन बेच सकता है, अपनी उपज बेच सकता है। वो केवल एक स्टेट के लिए बाध्य नहीं है। यहाँ उत्तराखंड का व्यक्ति दिल्ली में जाके अपना सामान बेच सकता है और कहीं और भी अपना सामान बेच सकता है। पंजाब का आदमी पंजाब से बाहर अपना सामान बेच सकता है और मंडी के अलावा लाइसेंस होल्डरों के अलावा भी किसी को अपना सामान बेच सकता है। ये एक अच्छी बात है। लेकिन अब इसके जो दुष्परिणाम हैं उसमें जो सबसे बड़ी बात आती है, जो आपको जमाखोरी का मोहताज बना देगी, वो कुछ इस तरीके से है कि आपका तेल, प्याज और आलू जैसी जो चीजें हैं इसको एसेंशियल कमोडिटीज से बाहर निकाल दिया गया है। यानी कि अगर आज मेरे पास पैसा है तो मैं बड़े बड़े गोदाम बना सकता हूं, आपसे महंगे महंगे दामों पर ये सारा माल खरीद सकता हूं। और जब मैं महंगा बोल रहा हूं इसका मतलब ये नहीं है कि मैं 10 रुपए की चीज 1000 रुपए में खरीद लूंगा। 10 की चीज में ज्यादा से ज्यादा 50 में खरीदूंगा, 60 में खरीदूंगा। उसके बाद होगी जमाखोरी। प्याज की जमाखोरी अगर हम बात करें, एसेंशियल प्रोडक्ट से हटा दिया गया है, तो पहले भी हिंदुस्तान कई बार मार झेल चुका है प्याज की जमाखोरी की वजह से। प्याज के दाम आसमान को छूते हुए नजर आए, आलू के दाम आसमान को छूते हुए नजर आए, टमाटर के दाम आसमान को छूते हुए नजर आए। क्या इतनी बुद्धि सरकार नहीं लगा पाई कि ये अब कानून के अंतर्गत जब इसका प्रोटेक्शन मिल जाएगा जमाखोरों को तो वो क्या आतंक मचा सकते हैं? अब बात करते हैं किसानों ने इस आंदोलन को क्या रूप दिया और क्या एजिटेशन है। अगर हम ये बात भी मान लेते हैं कि ये किसान सही तरीके से आंदोलन कर रहे हैं या आंदोलन सही है और सरकार ने बहुत जल्दी में ये कानून पारित कर दिया है, किसी के इन्फ्लुएंस में ये कानून पारित कर दिया है, तो क्या ऐसा एजिटेशन जिसमें कि आपके देश के झंडे के बराबर किसी और का झंडा लगा दिया जाए, तो क्या ये सही है? और जब बात किसानों की हो रही थी तो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का झंडा वहां पे कैसे आया? अगर ये कम्युनिटी के झंडे की ही बात थी तो वो झंडा जो आदरणीय है, वो झंडा जिसकी अपना एक महत्व है, उसको आंदोलन के लिए क्यों इस्तेमाल किया गया? और क्या ये लोग जो ये झंडा राष्ट्र के झंडे के सामने लगाने वाले लोग थे, क्या ये लोग सही मायने में किसान का आंदोलन कर रहे हैं? अगर कर रहे होते साहब तो पुलिस पर तलवारें नहीं चलती। किसान आंदोलन पहले भी हुआ और बहुत भीषण हुआ। पहले के किसान आंदोलन में ऐसे किसान थे जो कई कई मील पैदल चलकर भूखे पेट दिल्ली पहुंचे। घिराव तब भी हुआ था साहब, लेकिन तब बिरयानियां नहीं बंटती थी। तब ये किसान अपने घरों से रोटियां पूरियां बनवा के ले जाते थे और सब्जियों के खराब हो जाने के बाद नमक में वो रोटियां खाई जाती थी।
अगर हम लोग इस बात को भूल रहे हैं और देहरादून में रहने वाले लोग हम इस बात को भूल रहे हैं, तो हमें नज़र डालनी होगी उस समय में जब अर्बन लैंड सीलिंग एक्ट आया था। अर्बन लैंड सीलिंग एक्ट के तहत सरकार ने एक चाल चली थी और किसानों की ज़मीन को हथियाने का पूरा प्रबंध कर दिया गया था। कैसे पूरे राष्ट्र के किसानों ने उस समय आंदोलन किया, राष्ट्र की गरिमा को बचाए रखा, राष्ट्र हित में आंदोलन हुआ और किसानों ने अपनी ज़मीन को बचाने के लिए वो आंदोलन किया, अपने अधिकारों को बचाने के लिए वो आंदोलन किया। सरकार ने तो बहुत ही आसानी के साथ एक मास्टर प्लान बनाया और उस मास्टर प्लान, एक कानून बनाया कि मास्टर प्लान के अंतर्गत जो ज़मीन नॉन एग्रीकल्चरल है उस ज़मीन को ये अपने कब्जे में ले सकते हैं और जो एग्रीकल्चरल है उसे छोड़ दिया जाएगा। साथ ही उन जगहों पर जहां पर पहले से निर्माण हो चुका है उसको भी लैंड सीलिंग एक्ट से बाहर रखा जाएगा। ऐसे में सरकार की चालबाजी के तहत मास्टर प्लान कुछ इस तरह से बने कि एग्रीकल्चरल लैंड्स को तो नॉन एग्रीकल्चरल दिखा दिया गया और नॉन एग्रीकल्चरल लैंड्स को एग्रीकल्चरल दिखाकर किसानों के ऊपर वज्रपात कर दिया गया। किसानों ने तब भी लड़ाई नहीं छोड़ी थी और पूरियां सब्जी घर से बांध कर ले जाते थे। मीलों पैदल चलकर ये लोग दिल्ली पहुंचे, मीलों पैदल चलकर ये लोग प्रेशर बनाने के लिए अलग अलग जगहों पर जमा हुए और उसके बाद भी जो न्याय है दोस्तों वो मिला कोर्ट से। जस्टिस वर्मा का ये कहना कि मास्टर प्लान, कोई भी मास्टर प्लान आपकी जमीन का नेचर नहीं बदल सकता, इस ज्यूरिसडिक्शन के बाद, इस निर्णय के बाद और इस ऑर्डर के बाद का ये जो अधिकार छीनने की नियमावली थी उसे रद्द किया गया। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिनसे हम सीख सकते हैं, बहुत छोटे छोटे वाक्य हैं जो हमें बताते हैं कि हमें आगे कैसे चलना है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि कौन है वो लोग जो खुश हैं इस बात से? वो कौन लोग हैं जो अपने व्यक्तिगत दायरे को बड़ा मानते हैं राष्ट्र से? क्या राष्ट्र के उस झंडे में आपका सम्मान, हमारा सम्मान और उन लोगों का भी सम्मान निहित नहीं है? और अगर नहीं है तो ये बहुत बड़ा खतरा है। अपनी राजनीतिक आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए क्या आप राष्ट्र के सम्मान की बलि चढ़ा सकते हैं? अगर आपका जवाब इसमें हां है या उन लोगों का जवाब इसमें हां है तो ये चिंता का विषय है। उन लोगों को आपको अपने दायरे से तो दूर करना ही होगा, लेकिन यह भी समझना होगा कि किस तरह से इतना बड़ा जन आंदोलन उस तरफ मुड़ गया। किसान जो असली किसान हैं, वो जो मांग कर रहे हैं आम आदमी को बचाने की या अपनी खेती को बचाने की या इस कानून में उन संशोधनों को लाने की जो जमाखोरी से बचाएगा, जो धंधेबाजों के हाथों में किसान के प्रोडक्ट को जाने से बचाएगा, वो कहीं ना कहीं इस आग में जल जरूर जाएगा दोस्तों। छोटी छोटी सी गलतियां किसी और की मंशाओं को पूरा करने के लिए एक आंदोलन को आराम से मिट्टी के नीचे दबा सकती है। इस सोच के साथ आपको छोड़ते हैं, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद।